आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ सीयूईटी के लिए पॉलिटिकल साइंस का मॉक टेस्ट। तो ये तो सिर्फ मॉक टेस्ट नंबर 1 है। इस तरीके के हम बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस मॉक टेस्ट के अंदर वही पैटर्न रहने वाला है जो आपका सीयूईटी का पैटर्न है, और मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये जो आपका सीयूईटी का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होगा ना, वो 200 नंबर का होगा, ठीक है। और उसमें से क्या है, आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे और उन 50 क्वेश्चन में से आपको 40 ही अटैम्प्ट करने हैं। और ध्यान रहे कि आपका ये जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन रहेगा, तो आपको क्या है, स्क्रीन का बड़ा ही ध्यान रखना है। इधर उधर क्लिक मत कर देना। अगर एक बार गलती से गलत आंसर पे क्लिक कर दिया तो समझो 6 नंबर गए, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर का आने वाला है। और अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो आपके 6 नंबर कटेंगे, क्योंकि 5 का क्वेश्चन प्लस 1 नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो अगर आपको कोई आंसर नहीं आता या आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो तो वो छोड़ देना, या आपके पास ऑप्शंस भी होंगे, उसे ऑप्शन में रख लेना। अगर नहीं आता तो कोई और क्वेश्चन कर देना, डाउट में मत रहना, क्योंकि 6 नंबर चले जाएंगे। तो अब मैं आपको टाइमिंग और बता देती हूँ। तो आपको 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए 45 मिनट दिए जाएंगे। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट व्हेन इंडिया बिकेम फ्री? यानी कि कांग्रेस का राष्ट्रपति कौन था जब भारत आज़ाद हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेपी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यानी कि सही तौर पर जो मेघालय है वो इनमें से कौन सी स्टेट का हिस्सा है? तो ये मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बार भी बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट केम अंडर द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 370 है उसके अंडर कौन सा स्टेट था, कौन सा राज्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 5-year प्लान इज नोन एज महलनोबिस प्लान? यानी कि किस 5-year प्लान को महलनोबिस प्लान भी कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंड 5-year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन प्राइमरीली एम्ड एट? यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला उद्देश्य क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू हाई यील्डिंग वैरायटी। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला उद्देश्य ये था कि वो HYV सीड्स को यूज करके क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे फूड ग्रेन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया? यानी कि ऐसा पहला कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर है जो भारत के अंदर बनाया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द ताशकंद डिक्लेरेशन साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कब जो ताशकंद डिक्लेरेशन है वो साइन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1966। तो अब आप लोग ये बताओ कि ये जो ताशकंद डिक्लेरेशन है 1966 में इंडिया और पाकिस्तान के अंदर किन दो लोगों के बीच में हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ? यानी कि इनमें से कौन सा 5-year प्लान है जिसके अंदर ये नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5th 5-year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल केस इज नोन एज मंडल केस? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा लैंडमार्क है जो ये दर्शाता है कि वो एक मंडल केस था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड फॉर टोटल रेवोल्यूशन? यानी कि टोटल रेवोल्यूशन किसके लिए कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वाज अपॉइंटेड बाय द जनता दल गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द 1975 एमरजेंसी? यानी कि जब 1975 में एमरजेंसी लगी थी तो उसकी परिस्थितियों की जांच पड़ताल करने के लिए जनता दल ने कौन सा कमीशन बुलवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following Indian industries has been hit hard by globalization? यानी कि इनमें से भारत की ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्हें ग्लोबलाइजेशन के कारण गहरा नुकसान पहुंचा या नुकसान हुआ?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एंड द बिल्डिंग ऑफ बर्लिन वॉल वर, यानी कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और जो बर्लिन वॉल बनाई गई थी वो क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्राइसिस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, यानी कि जो कोल्ड वॉर के दौरान क्राइसिस चल रहे थे वो थे ये दोनों, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का होना और बर्लिन वॉल का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कोल्ड वॉर के लिए गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसएसआर एंड अमेरिका एंगेज्ड इन डायरेक्ट वॉर्स, यानी कि जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, और जो अमेरिका था वो क्या है, डायरेक्ट वॉर्स में थे। हमने देखा जब हमने चैप्टर पढ़ा कि उनमें कोई सीधा यानी कि डायरेक्ट वॉर हुआ ही नहीं था, वो तो क्या है अपने अरेनाज बना बनाकर, अपने अलाइज बना बनाकर एक दूसरे से लड़ रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉशिंगटन कंसेंसस रेफर्स टू, यानी कि जो वॉशिंगटन के अंदर आम राय हुई थी उसमें क्या हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ सेट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया साइंड 123 डील, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ भारत ने 123 डील साइन की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज फाउंडेड इन 1949 फॉलोइंग द डैश रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, यानी कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो क्या है, खोजी गई यानी कि स्थापित हुई 1949 के अंदर, और वहाँ पे एक रेवोल्यूशन आया था माओ की लीडरशिप के अंदर। तो वो कौन सा रेवोल्यूशन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर निकल के आ रहे हैं, और दूसरी लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है वो माओ की लीडरशिप के अंडर आया था। तो अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट की मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हो तो कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूरोपियन यूनियन कंट्री, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज कंसीव्ड इन जुलाई 1944 एट द यूनाइटेड नेशंस बैटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, यानी कि जुलाई 1944 में जो यूनाइटेड नेशन की बैटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर इन वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक के अंदर कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द IMF's प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी कि IMF यानी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका पहला लक्ष्य क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द ओवरऑल प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि ये जो ह्यूमन राइट्स है उनका पहला लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू एस्टैब्लिश पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट माइग्रेशन अराउंड द वर्ल्ड इज नॉट करेक्ट, यानी कि इनमें से पूरे विश्व के अंदर माइग्रेशन के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM इज़ एन NGO दैट हेल्प्स UN टू फॉर्म पॉलिसीज ऑन माइग्रेशन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, और इस स्टेटमेंट के अंदर बता रखा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है माइग्रेशन के लिए वो एक NGO है जो UN की हेल्प करती है पॉलिसीज़ बनाने के लिए माइग्रेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास द टर्म इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड contributions is sometimes seen in the news in the context of, यानी कि कई बार हम खबरों में क्या है एक टर्म देखते हैं जो कि है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो ये न्यूज़ के अंदर किस बारे में होती है या किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जाता है वो हमें बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइंड बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो पहले तो मैं आपको उस लाइन का मतलब बता देती हूँ जो क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है, जो कि है इंटेंडेड नेशनली
डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब है इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। तो इसके आंसर में दे रखा है कि जो दुनिया के देश है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज को निपटाने के लिए कुछ एक्शंस लेती हैं, कुछ प्लान्स बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द बर्लिन वॉल, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो बर्लिन वॉल के रिगार्डिंग गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट वॉज बिल्ट इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि ये जो बर्लिन वॉल है वो तुरंत ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना दी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब एंड हुआ था, 1945 में, और बर्लिन वॉल बनी थी 1961 के अंदर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच करेंसी डिक्लाइन एज एन आफ्टरमैथ ऑफ द शॉक थेरेपी, यानी कि शॉक थेरेपी के बाद में कौन सी जो करेंसी है वो डिक्लाइन हो गई थी, जिसकी वैल्यू गिर गई थी। आई एम श्योर ये आंसर सभी को पता होगा, तो जल्दी से कमेंट कर दो और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूबल। तो आप लोग बताओ क्या मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए? अगर कंटिन्यू करना चाहिए तो बहुत सारे कमेंट्स कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरिया वॉज डिवाइडेड टेम्परेली एट, यानी कि जो कोरिया है वो टेम्परेली किस पे ऊपर डिवाइडेड था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 38th पैरेलल। ये चीज़ याद रखना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ द 13 कंट्री करेंसी यूनियन ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी कि जो 13 कंट्री की 13 देशों की जो करेंसी यूनियन थी यूरोपियन यूनियन की, उन्हें क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोजोन। अगला क्वेश्चन है LTT ग्रुप बिलोंग टू विच कंट्री, यानी कि जो LTTE ग्रुप है वो किस देश से बिलोंग करता है, किस देश का है? तो LTT की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। तो ये जो LTT ग्रुप है ना वो श्रीलंका से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ईस्ट पाकिस्तान हु लेड द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द वेस्ट पाकिस्तान, तो जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था उस समय का, जो आज बांग्लादेश है, तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर किसने फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम मूवमेंट चलाया था वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहीद मुजीबर रहमान। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्वेज वॉर वॉज फॉट इन, यानी कि जो स्वेज वॉर है, स्वेज युद्ध है, वो कब लड़ा गया था? तो आपको पता ही होगा स्वेज एक कैनल है, तो उसके लिए युद्ध कब लड़ा गया था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1956। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास विच कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, यानी कि इनमें से कौन सी कंट्री परमानेंट मेंबर नहीं है UN सिक्योरिटी काउंसिल का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया। तो इंडिया क्या है, UN सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है, परमानेंट मेंबर नहीं है। तो एक बात और बता दूं कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो बदलते रहते हैं हर 2 साल बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग सक्सीडेड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीति आयोग ने इनमें से किसको सक्सीड किया, यानी कि किसको रिप्लेस करके जगह ली नीति आयोग ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लानिंग कमीशन। और ये जो नीति आयोग है वो बना था 2015 के अंदर, तो ये डेट याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट हेल्ड, यानी कि जो नैम था उसकी पहली समिट कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलग्रेड। तो बहुत सारे लोगों को क्या है ना, बेलग्रेड और बंदंग में क्या है कंफ्यूजन होती है कि कहाँ इसकी फर्स्ट समिट हुई थी। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दी हूँ कि देखो पहली बार नैम ने क्या है, बेल बजाई थी। ठीक है, पहली बार नैम ने बेल बजाई थी, तो बेल से याद रख लेना बेलग्रेड। तो एक इंपॉर्टेंट डेट और याद रखना कि ये जो नैम की फर्स्ट समिट है जो बेलग्रेड में हुई थी वो 1961 के अंदर हुई थी। थोड़ी देर मैंने पहले आपको ये बताया था कि 1961 के अंदर और क्या हुआ। अगर आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुन रहे हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ईयर, यानी कि किस साल बंधन कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1955। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना एनेक्सेड विच रीजन इन 1950, यानी कि 1950 के अंदर चाइना ने किस रीजन पर, किस एरिया पर कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी इनिशिएटिव्स डिड इंदिरा गांधी नॉट टेक, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी पॉलिसी की पहल है जो इंदिरा गांधी ने नहीं की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्ट, यानी कि इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन लगाने की पहल नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु वॉज, यानी कि तमिलनाडु के पहले सीएम कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी अन्नादुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच आर्टिकल डिड गवर्नमेंट डिक्लेयर एमरजेंसी, यानी कि किस आर्टिकल से सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 352। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द अपोजिशन फॉर द 1977 इलेक्शन ऑन विच स्लोगन, यानी कि 1977 के अंदर जो अपोजिशन पार्टी वाले थे उन्होंने किस स्लोगन यानी कि किस नारे के ऊपर इलेक्शन लड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित पैंथर्स रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दलित पैंथर इनमें से क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स प्रेशर ग्रुप्स, यानी कि इनमें से कौन सा प्रेशर ग्रुप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही प्रेशर ग्रुप्स हैं। तो चाहे फिर वो ट्रेड यूनियंस हो, एग्रीकल्चरल एसोसिएशंस हो या फिर कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द लीडर ऑफ नागा नेशनल काउंसिल, यानी कि नागालैंड की एक पार्टी है NNC जिसकी फुल फॉर्म है नागा नेशनल काउंसिल। तो इसका लीडर कौन था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगामी जापू फिजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द लीडर ऑफ मीजो नेशनल फ्रंट। तो ये मीजो नेशनल फ्रंट भी एक पार्टी है, तो इसका लीडर कौन था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल डेंगा। एक बात और बता दूं तो ये जो मीजो नेशनल फ्रंट है ना, वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये क्या है, मिजोरम के अंदर पार्टी है। अगला प्रश्न है मास्टर तारा सिंह वॉज हेडेड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो मास्टर तारा सिंह थे उन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया था या किस ऑर्गेनाइजेशन के ये लीडर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SGPC। तो इसकी फुल फॉर्म है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्टी वॉज अगेंस्ट हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी पार्टी है जो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के खिलाफ थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए DMK, जिसकी फुल फॉर्म है द्राविड़ा मुनेत्र कशगम, जो कि तमिलनाडु की एक पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप वॉज पार्ट ऑफ आसाम अकॉर्ड, यानी कि जो आसाम अकॉर्ड हुआ था उसमें से कौन सा ग्रुप उस आसाम अकॉर्ड का पार्ट था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसू, यानी कि AASU। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, और ये जो आसाम अकॉर्ड है वो साइन हुआ था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो इनकरेक्ट है यानी कि गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्स न्यू दिल्ली, क्योंकि देखो जो सार्स का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली नहीं बल्कि नेपाल के अंदर है, नेपाल में भी वो काठमांडू में है। तो अगला प्रश्न ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनमें से कौन सी एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ADB, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये था आपका पहला मॉक टेस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले मॉक टेस्ट की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और हाँ, किसी और सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट भी चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।